हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 9 बल एवं गति के नियम। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और एक बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है। मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें ये बताई थी कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस हिसाब से, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा काफ़ी बार, है ना। तो ये बेसिक है आपका, आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। हमने पिछली क्लास में बल के ऊपर बात करी थी, फोर्स क्या होता है। आज हम बात करेंगे गति के नियम, कैसे गति के नियम आए और किस प्रकार, किस साइंटिस्ट ने उसे दिया, कैसे उनकी शुरुआत हुई और क्या क्या गति के नियम होते हैं। तो हम गति के कुछ नियम को भी आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के रिगार्डिंग, वो आप पूछ लिया कीजिए और मैं उनका बाद में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। जो भी आपको क्वेश्चन टफ लगता है या फिर डाउट आपको जिसमें लगता है वो आप पूछ लीजिए, मैं पढ़ के उनका आंसर अगले क्लास में दे दिया करूंगा, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट को जो भी क्वेश्चन से संबंधित समस्या होती है वो पूछ लिया कीजिए, ठीक है। इसके अलावा कि जो भी चैप्टर्स हैं, आप लोग ये क्वेरी कर रहे हैं कि चैप्टर्स हमारे कंप्लीट नहीं मिल रहे, तो सारे चैप्टर्स आपको कराए जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। बल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, बल के बारे में पढ़ा था। बल किसे कहते हैं, क्या गुण होता है बल का, किस प्रकार से बल अस्तित्व में आता है, किस किस प्रकार के बल होते हैं, ये हमने देखा था। तो हम संतुलित एवं असंतुलित बल पर आकर रुके थे। हमने कहा था कुछ बल संतुलित होंगे, कुछ बल असंतुलित होंगे। वापस उसी एग्जाम्पल पर चलते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया था, सपोज कोई वस्तु है, कोई एक ब्लॉक है और इसको दो आदमी इधर से और इधर से रस्सी लगाकर खींच रहे हैं, ठीक है। ये अपनी दिशा में खींच रहा है और ये अपनी दिशा में खींच रहा है और दोनों जो है समान बल लगाते हैं। तो ये जो वस्तु है ये विराम की अवस्था में रहेगी, मतलब ये ना तो ये इधर खिसकेगी ना ये इधर खिसकेगी, है ना, क्योंकि दोनों समान बल से उसको खींच रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर वस्तु की अवस्था में जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक और एग्जाम्पल हमने लिया था कि एक बक्सा है लकड़ी का या फिर यही वस्तु है और इस वस्तु पर दो लोग एक ही तरफ से बल लगाते हैं। आपकी बात ठीक है, दोनों लोग एक ही तरफ से बल लगाते हैं, तो जब ये जोर से इसको पुश करते हैं तो अब ये वस्तु खिसकने लगती है। क्यों? क्योंकि अब की बार जो बल है वो यहाँ पर तो दोनों बल क्या हो रहे थे, संतुलित हो रहे थे, है ना, बैलेंस्ड हो जा रहे थे। जितना बल एक तरफ से लग रहा था उतना ही बल दूसरी तरफ से भी लग रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसी तरफ से बल लग रहा है, इस तरफ से कोई बल नहीं लग रहा है, तो ये हो गया असंतुलित बल। मतलब कि हम समझिए कि असंतुलित बल क्या होता है, जब कुल बल, असंतुलित बल मतलब जब वस्तु पर लगने वाला कुल बल शून्य नहीं है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। जितना बल इस व्यक्ति ने इधर की तरफ लगाया उतना ही बल इस व्यक्ति ने इधर की तरफ भी लगाया, है ना। तो हमने बोला कि जितना बल इस तरफ लगा उतना ही बल इस तरफ लगा, मतलब कि कुल बल, परिणामी बल जो है, परिणामी बल नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि जिस दिशा में ये इस वस्तु को खींच रहा है उसके अपोजिट दिशा में, उसकी विपरीत दिशा में ये वाई व्यक्ति उस वस्तु को दूसरी तरफ खींच रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, और उतना ही बल है। तो कुल बल क्या हो गया, जीरो। जब कुल बल जीरो हो जाएगा मतलब हम कहेंगे दोनों बल क्या है, संतुलित है, बैलेंस्ड है। तो तब वस्तु विराम की अवस्था में रहेगी, क्योंकि इधर भी नहीं खिसक पाएगी वस्तु और इधर भी नहीं खिसक पाएगी, ठीक है। अब इस केस में देखिए, यहां पर परिणामी बल नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कि यहां पर इस तरफ से तो कोई नहीं खींच रहा है ना वस्तु को, सिर्फ इस तरफ से ही बल लग रहा है। तो मतलब यहां से जो दोनों मिलकर के बल लगाएंगे तो वो जुड़ जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सपोज 5 न्यूटन का बल ये लगाता है, 5 न्यूटन का बल ये लगाता है, तो 5 और 5 10 न्यूटन का बल हो गया। अब की बार जो इस स्थिति में होगा वो परिणामी बल शून्य नहीं होगा, उसको हम कहेंगे असंतुलित बल। और असंतुलित बल की वजह से गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हमने क्या चीज सीखी, संतुलित बल और असंतुलित बल दो प्रकार के बल होते हैं। संतुलित बल किन्हें कहते हैं, जब किसी वस्तु पर लगने वाला नेट फोर्स यानी परिणामी बल का मान शून्य होता है तो उस पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का यानी नेट फोर्स का मान जीरो नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, वहां पर हम उसे कहते हैं कि उस वस्तु पर जितने भी बल लग रहे हैं वे असंतुलित बल हैं।
बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई संतुलित बल और असंतुलित बल की। अब हम आगे बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि हमने कही, यहाँ पर वस्तु विराम की अवस्था है और यहाँ पर वस्तु गति की अवस्था में, गतिमान अवस्था में है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स असंतुलित बल का एक केस लेते हैं। एक केस क्या लेंगे कि असंतुलित बल, कब हम असंतुलित बल से किसी वस्तु को गति की अवस्था में पाएंगे। तो सपोज आप देखिए कि आप जब किसी बड़े से एक बक्से को या फिर बड़ी सी कोई वस्तु है उसको मूव करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है, उसको हिलाने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ आप उसको मूव कर रहे हैं, आप अकेले इंसान है जो उसको मूव कर रहे हैं। ये थोड़ा भारी बक्सा है, ठीक है, ये कैसा बक्सा है, थोड़ा भारी बक्सा है। आप इसको अकेले मूव कर रहे हैं लेकिन ये मूव नहीं हो पा रहे हैं। तो ये मूव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जब आप इसे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप इसे इस दिशा में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो होना तो क्या चाहिए, इस बक्से को ऐसे आगे की तरफ खिसकना चाहिए, ऐसे आगे की तरफ गति करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक ही बल तो यहाँ लग रहा है, असंतुलित बल है। परिणामी बल हमने कहा कि शून्य के बराबर नहीं है, तो इसको गति करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट्स, जब जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तब तब उस वस्तु पर एक और बल काम करता है, जो कि उस वस्तु के संपर्क तल है, जो जहां पर वो कांटेक्ट में होगी किसी दूसरी वस्तु के साथ, या फिर हम यहाँ पर कहते हैं ये बक्सा किसके ऊपर रखा होगा, पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी के साथ जो इसका तल है संपर्क में, यहाँ पर एक और बल काम करता है, उस बल का नाम है फ्रिक्शन। मैंने आपको कल बताया था फ्रिक्शन कैसा बल है, ये हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तब तब ये फ्रिक्शन जो है काम करेगा। बात समझ में आ गई? आपने इस पर बल लगाया लेकिन ये बक्सा हिला नहीं, क्यों? क्योंकि घर्षण बल ने अपना काम किया, आपने इसको उधर की तरफ धकेला और घर्षण ने इसको अपोजिट डायरेक्शन में धकेला। ठीक है, मतलब ये बक्सा मूवमेंट नहीं किया। तो अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार जो x का मान है, जो आप बल लगा रहे हैं वो कम है, लेकिन जो घर्षण का मान है वो आपके लगाए गए बल से ज्यादा है, तो ये बक्सा नहीं हिलेगा। सेकंड केस में आप क्या करते हैं, आप अपने साथ अपने भाई की या फिर किसी दोस्त की हेल्प लेते हैं, और अब आप दोनों मिलकर के इस बक्से को पुश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दोनों मिलकर के बक्से को पुश करते हैं। सपोज इस स्थिति में भी बक्सा नहीं हिला, तो मैं क्या कहता हूं कि आप दोनों भी अभी भी जो बल लगा रहे हैं, दोनों मिला करके जितना बल लगा रहे हैं, घर्षण क्या है उससे भी ज्यादा है। ठीक है, अब की बार आप क्या करेंगे, आपके फैमिली में कोई बड़े होंगे, ठीक है, तो उनकी हेल्प लेंगे। अब आप तीनों मिलकर के बक्से को पुश करते हैं। सपोज इस स्थिति में हम मानते हैं कि एक्स वाई जेड, आप तीनों लोगों ने मिलकर के जो बल लगाया वो हो गया ज्यादा, और घर्षण का मान जो हो गया आपके लगाए गए बल के मान से कम। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि ये बक्सा जो होगा खिसकने लगेगा, मूव करने लगेगा। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि असंतुलित बल में भी एक बल जो है वो बल को संतुलित करने की हमेशा कोशिश करता है, वो है घर्षण। ये घर्षण एक ऐसा बल है जो आपको दिखाई नहीं देगा, मैंने फिर से बताया है, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है कि जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं, संपर्क तल से उसकी अपोजिट दिशा में ये अपना काम करेगा। ठीक है, और जब तक आपके द्वारा लगाया गया बल इस घर्षण बल के मान से ज्यादा नहीं हो जाता, तब तक वस्तु गति की अवस्था में नहीं आएगी। ये हमने यहाँ देखा, जब तक घर्षण ज्यादा था ये बक्सा हमसे नहीं हिला, जैसे ही घर्षण का मान कम हुआ, हमारे द्वारा लगाए गए बल का मान ज्यादा हुआ, ये बक्सा गति करने लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आएगी। जो बातें हमने अभी अभी सीखी इस चीज से, उनको हम लिख लेते हैं। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि किसी वस्तु को गति करानी है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको उस वस्तु के जो घर्षण बल है उससे अधिक बल आरोपित उस पर करना पड़ेगा। किसी वस्तु को गति कराने के लिए को गति कराने के लिए उस पर आरोपित बल का मान घर्षण के मान से अधिक होना चाहिए।
ठीक है, इतनी बात आप लिख लेंगे इसमें। नेक्स्ट, इसके बाद आपको एक और पॉइंट लिखना है कि किसी वस्तु को गतिमान बनाए रखने के लिए किसी वस्तु को गतिमान बनाए रखने के लिए उस पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी मान, हमने क्या बोला था, गतिमान के लिए क्या होना चाहिए, परिणामी बल शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो बल कैसे होने चाहिए, अर्थात अथवा, या फिर कहने का मतलब ये है कि अर्थात बल असंतुलित हो। ये दो पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। तो इसके बेसिस पर दो बातें हमने क्या सीखी स्टूडेंट्स, कि पहला, किसी वस्तु को गति कराने के लिए उस पर आरोपित बल का मान घर्षण के मान से अधिक होना चाहिए, और दूसरा, किसी वस्तु को गतिमान बनाए रखने के लिए उस पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी मान शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात जो बल उस पर कार्यरत हैं वे असंतुलित बल होने चाहिए। दोनों बातें अलग हैं, गति कराने के लिए और गतिमान बनाए रखने के लिए। तो गति कराने के लिए हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा था पीछे बक्से वाला, वो आप इस पर अप्लाई करके देखेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे। गतिमान बनाए रखने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ। जैसे सपोज आप एक साइकिल चला रहे हैं, आपने पैडल मारे और किसी सीधे रास्ते पर, सपाट रास्ते पर आप साइकिल चला रहे हैं, और आप एक स्पीड तक साइकिल चलाते हैं पैडल मारते मारते, और फिर आप पैडल मारना छोड़ देते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ ढलान भी नहीं है, चढ़ाई भी नहीं है, सीधा रास्ता है, ठीक है, प्लेन रास्ता। अब क्या होगा, जब आप पैडल मारते मारते एक स्पीड तक पहुंच जाएंगे और फिर पैडल मारना बंद कर देंगे, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप उसके बाद क्या देखते हैं, क्या आप उसी स्पीड से चलते रहेंगे या फिर धीरे 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 आपकी स्पीड कम होने लगेगी। तो यदि आपने ये काम किया है तो आपको ये लगेगा कि यदि आप पैडल मारते 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 रोक देते हैं, पैडल मारना बंद कर देते हैं, तो उस सीधे रास्ते पर भी धीरे 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 आपकी गति कम होने लगती है। कम क्यों होने लगती है, आप तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स तो काम कर नहीं रहे हैं, आप कोई बल तो आरोपित कर नहीं रहे, आपके पास एक स्पीड है, तो आपके रास्ते में आसपास कोई है भी नहीं, आप ब्रेक भी नहीं लगा रहे हैं, तो आपको उसी स्पीड से चलना चाहिए, लेकिन आपकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है, आपकी गति कम होती जाती है। इसका कारण यह है स्टूडेंट्स कि जब हमने कहा था कभी जब भी कोई बल आएगा तो उसके साथ ही अस्तित्व में आएगा घर्षण का बल। तो यहाँ पर जब हम साइकिल चला रहे हैं तो घर्षण का बल अस्तित्व में आ रहा है। साइकिल जो संपर्क के साथ है रोड में, साइकिल के टायर और रोड के बीच घर्षण का बल काम कर रहा है, वो साइकिल को आगे की डायरेक्शन में जा रही है, साइकिल की गति की अवस्था है आगे की, तो घर्षण उसको पीछे की तरफ खींचने के काम कर रहा है। तो एक बात और मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया, घर्षण जो है ये परिणामी बल के विपरीत दिशा में लगता है। चलिए इस बात को अभी लिखते नहीं, इस बात को आप अभी ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि घर्षण के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि ये अस्तित्व में रहता है। तो साइकिल इस डायरेक्शन में जा रही है, घर्षण साइकिल को इस डायरेक्शन में खींचने का काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप देखते हैं यदि आप पैडल ना मारें तो धीरे 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 घर्षण का मान ज्यादा होते जाएगा, आपके द्वारा जो साइकिल पर लगाया गया बल है वो कम होता जाएगा, और साइकिल एक स्थिति ऐसी आएगी कि साइकिल रुक जाएगी, साइकिल रुक जाएगी। तो गतिमान बनाए रखने के लिए हमको क्या करना होगा, गतिमान बनाए रखने के लिए हमको कंटिन्यूअसली उस पर पैडल चलाते रहने होंगे। क्यों चलाते रहने होंगे, क्योंकि घर्षण के मान से ज्यादा बल हमको लगाना है, यानी हमको उस बल को असंतुलित करना है। उस बल को असंतुलित करने के लिए हमको कंटिन्यूअसली पैडल लगाते रहेंगे। पैडल लगाने से क्या होगा, हमारे द्वारा जो लगाए गए बल का मान है घर्षण के मान से ज्यादा होगा, यानी परिणामी बल शून्य नहीं होगा, इसीलिए वस्तु गतिमान बनी रहेगी, साइकिल गतिमान बनी रहेगी। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये दो बातों को हमने समझा, इसके बाद हम आते हैं गति के प्रथम नियम में।
इतनी बातें यदि आपके समझ में आ गई हैं तो वेल एंड गुड, यदि नहीं आई हैं तो इसको दोबारा से समझिए, दोबारा से रिवाइज कीजिए। हम अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है गति का प्रथम नियम। तो गति का प्रथम नियम है, उसकी शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। उसकी शुरुआत करी किसी और साइंटिस्ट ने, और गति के प्रथम नियम को दिया किसी और साइंटिस्ट ने। तो शुरुआत से इसको समझते हैं, गति का प्रथम नियम कहाँ से अस्तित्व में आया। तो हमारे पास एक प्रयोग आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग, गैलीलियो का प्रयोग। गैलीलियो एक महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने गति से संबंधित बहुत सारे प्रयोग करे, ठीक है, और इनमें से एक प्रयोग ये भी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आनत तल मतलब मैंने आपको बताया था इंक्लाइंड प्लेन, तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। ऐसा एक आनत तल बनाया, आनत तल मतलब इंक्लाइंड प्लेन, ओके, मतलब ढलान वाला तल। ये ढलान देख रहे हैं ना आप, ऐसा एक ढलान वाला तल इन्होंने बनाया। ये ढलान जो आपको दिख रही है, ऐसा इन्होंने एक तल बनाया, और इसके इसके जैसा ही दूसरा बनाया, इसके जैसा ही दूसरा तल बनाया, उसको इसके सामने अपोजिट रख दिया। कैसे रखा देखो, ठीक है, इसके जैसा ही है, ये सेम टू सेम है, समान समान ऊंचाई, समान है, समान आनत तल है दोनों, ठीक है। ऐसा मत समझना कि एक बड़ा है एक छोटा है, समान है इनका एवरीथिंग। ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, सब चीज क्या है, बराबर है। जब गैलीलियो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन्होंने कैसे किया, इन्होंने दो आनत तल बनाए और कल्पना करी, एक कांच की गोली ली, ठीक है, एक कांच की गोली ली और इसे इस आनत तल से लुढ़काया, इसे इस आनत तल से लुढ़काया। लुढ़कते हुए ये गोली यहां गई, ठीक है, ये जमीन है, लुढ़कते हुए गोली ऐसे नीचे की तरफ लुढ़केगी, ठीक है। यहां से फिर ये लुढ़कती हुई क्या होगा, ऐसे ऐसे यहां से जाएगी और फिर यहां से ऊपर ये चढ़ जाएगी और फिर ये कुछ ऊंचाई तक चढ़ेगी। गैलीलियो ने इस एक्सपेरिमेंट में ये बात बताई कि जिस ऊंचाई से मैं इस गोली को यहां से छोड़ता हूं, ये दोनों आनत तल तो बराबर हैं, एक जैसी हाइट वाले हैं, जिस ऊंचाई से इस गोली को, कांच की गोली को यहां से छोड़ा जाता है, यदि हम एक कंडीशन एज्यूम करते हैं, यदि घर्षण, जो कांच की गोली और जो ये तल की सतह के बीच जो घर्षण है, इसको नगण्य माना जाए, मतलब इसको इग्नोर करा जाए, मतलब घर्षण का मान बहुत कम हो, यदि घर्षण हो ही ना, इस कांच की गोली और इस तल के बीच में जो घर्षण है वो बिल्कुल हो ही ना, क्योंकि घर्षण क्या करेगा, इसकी गति को रोकने का प्रयत्न करेगा ना। तो हम ये मान रहे हैं कि घर्षण इसमें है ही नहीं, मतलब गोली अपनी मर्जी से गति कर सकती है, जितने उसको, जिस हिसाब से उसको गति करनी है घर्षण के बिना, वैसी गति कर रही है। तो हमने किसी ऊंचाई पर ले गए और यहां से हमने गोली को छोड़ा, कांच की गोली को, वो लुढ़कते हुए नीचे आई और नीचे आने के बाद वापस इसके सामने जो आनत तल रखा हुआ था इस पर चढ़ गई। इस पर चढ़ करके ये कितनी ऊंचाई तक गई, गैलीलियो ने बताया कि जिस ऊंचाई से इसको छोड़ा गया था, जिस ऊंचाई से इस कांच की गोली को छोड़ा गया था, उतनी ही ऊंचाई तक जाकर के ये दूसरे वाले आनत तल पर पहुंचती है। ये ऊंचाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बात समझ में आई। आप इस एक्सपेरिमेंट को घर में करके देख सकते हैं। घर में आप इस कंडीशन को नहीं अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि आपके पास ऐसी लेबोरेटरी नहीं होगी, उनके पास तो लेबोरेटरी होती थी। उन्होंने क्या करा होगा, तल पर लुब्रिकेंट्स लगाया होगा, तेल लगाया होगा, है ना, ग्रीज लगाया होगा, कांच की गोली को उन्होंने इस प्रकार से लिया होगा कि ताकि उसमें घर्षण बिल्कुल कम हो सके। तो उन्होंने परिस्थितियां उत्पन्न करी और प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल करने के बाद उन्हें दिखा कि क्या बोलते हैं, ये जिस ऊंचाई से कांच की गोली को छोड़ा गया दूसरे आनत तल पर, ये ठीक उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ गई। ये बात समझ में आ गई। आप अब इसको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करते रहो। अब इन्होंने क्या करा, आप एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, आप अलग अलग काम करते हैं। अब आपने क्या करा, अब आपने इसके ढलान को थोड़ा चेंज कर दिया। अब आपने इसके ढलान को क्या करा, थोड़ा चेंज कर दिया। आप इसको ऐसे लेके गए, ऊंचाई कम कर दी, लेकिन ढलान थोड़ी क्या कर दी, लंबी कर दी। ऊंचाई कम कर दी और ढलान थोड़ी लंबी कर दी, इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या होगा, आपकी बार फिर से उन्होंने गोली को लुढ़काना प्रारंभ किया। तो मैं थोड़ा और ऊंचा बना देता हूं।
अब की बार उन्होंने क्या किया, फिर से गोली को लुढ़काना प्रारंभ किया। अब की बार देख रहे हो ना, आप चेंज देख रहे हो, अब की बार ये समान नहीं है। अब की बार इन्होंने इसकी हाइट को थोड़ा छोटा कर दिया है और इसकी जो ढलान है इसको थोड़ा लंबा कर दिया है, ये रास्ता थोड़ा लंबा बना दिया है और ऊंचाई अब भी क्या है, समान ही है लगभग। ठीक है, अब की बार क्या होता है, ये कांच की गोली फिर से यहाँ से लुढ़कती हुई आती है, यहाँ पर चढ़ती है और थोड़ा और दूर जाती है, थोड़ा और दूर जाती है। जब उन्होंने ये हाइट और ये हाइट नापी तो ये हाइट फिर से क्या आई, बराबर आई। बात समझ गए। अब की बार भी गोली उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ी, उससे ऊपर नहीं गई, उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ी, बशर्ते उसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी, ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी, लेकिन ऊंचाई तक वो उतने ही गई जितनी ऊंचाई पर वो यहां से छोड़ी गई थी। बात समझ में आ रही है। उन्होंने फिर से एक बार और चेंज किया, उन्होंने फिर से इस रास्ते को और लंबा करा। ठीक है, हाइट को थोड़ा कम करा, हाइट उतनी ही रहने दी, लेकिन इस रास्ते को थोड़ा और लंबा करा। जब उन्होंने इस रास्ते को लंबा करा, फिर से ऊंचाई से छोड़ी गोली, तो ये वापस जा करके फिर दूसरी उस रास्ते पर थोड़ा और दूरी तय करनी पड़ी, लेकिन उतनी ही ऊंचाई तक पहुंचा जितनी ऊंचाई पर यहां से छोड़ा गया था। ये ऊंचाई और ये ऊंचाई उन्होंने फिर नापी, जहां पर लास्ट में प्रारंभ में छोड़ी गई थी गोली, कांच की गोली, और जहां पर अंतिम बिंदु में कांच की गोली पहुंची, वहां पर उन्होंने हाइट नापी, ये तल से, फर्श से, जमीन के तल से, तो इन्होंने पाया कि ये हाइट जो है दोनों में इक्वल आ रही है हर कंडीशन में। ठीक है, यहां से फिर उन्होंने एक बार काम किया, उन्होंने अब की बार जो ये ढलान है इसको बिल्कुल जीरो कर दिया, ढलान को जीरो कर दिया। ठीक है, ढलान को जीरो करने पर उन्होंने देखा, ढलान को जीरो करने पर उन्होंने देखा कि अब की बार मैं क्या करता हूं, अब की बार में ये जो तल लिया मैंने, ये तल आपको याद है ना, ये घर्षण रहित है, मतलब इसमें फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन का कोई यूज नहीं। अब की बार क्या करा उन्होंने, कांच की गोली को जैसे छोड़ा, जैसे लुढ़काया, तो अब की बार तो यहाँ पर चढ़ने के लिए कोई दूसरा आनत तल है नहीं, अब की बार इसको सीधे 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 गति करनी है। और इन्होंने ये देखा कि ये कांच की गोली अनगिनत समय तक, यानी काउंटलेस टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक ये गति करते रहती है, क्योंकि इसको इतनी ऊंचाई प्राप्त करनी है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई है नहीं, तो क्या करेगी, कांच की गोली गतिमान रहती है जब तक यहां से लुढ़कने के बाद, और ये कंटिन्यूसली एक समान रूप से गतिमान रहती है, कंटिन्यूस। ये प्रैक्टिकल था गैलीलियो का। इसके आधार पर दूसरे साइंटिस्ट आए, न्यूटन, और न्यूटन ने फिर जाकर के गति का प्रथम नियम दिया। वो नियम क्या था उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपको गैलीलियो का ये प्रयोग, इसको आप समझ गए होंगे, इसको आपको रिवाइज करना है घर में, और इसके बारे में और जानकारी यदि आप जुटा पाए तो अच्छी बात है। आज हमने सीखा बल, असंतुलित बल और संतुलित बल। आज हमने गति के प्रथम नियम को स्टार्ट किया, हम गैलीलियो के प्रयोग को समझा। अगली क्लास में हम न्यूटन के द्वारा दिया गया गति का प्रथम नियम, उसको समझेंगे, उसके डेली लाइफ एग्जांपल्स को देखेंगे और उसको क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और जो भी लेक्चर आपने आज जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करने के लिए जो डीडी उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल है वहां पर जाकर के आप देखते रहिए। मैंने आपको बोला है जो जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते हैं, जिनमें आपको डाउट होता है, आप उनको डिस्कस कर सकते हैं, मैं बाद में अगली क्लास में आकर के उनको रिप्लाई कर दिया करूंगा, सॉल्व कर दिया करूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।